This is first lecture. Chapter 1 क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस। नोट्स इस नंबर से मुझसे ले लेना, बाकी आप जो बैठे हो आपके पास तो नोट्स पड़ेंगे। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। फिर बच्चे, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स को मिला के एक चैप्टर बना दिया। ये कोई प्योर चैप्टर नहीं है। बच्चा कहता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर चैप्टर। हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटम के अंदर की बातें करेंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, सिर्फ बॉन्ड की बात करेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स, हीट के आने और हीट के जाने की बात करेंगे। इस चैप्टर में कभी लॉ की बात करेंगे, कभी मोलैलिटी की बात करेंगे, कभी मोलैलिटी की, कभी एम्पिरिकल फॉर्मूले की, कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, कभी सोशियोमेट्री की, कभी मोल कंसेप्ट की। कोई एक टॉपिक नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। और जो नाम बता रहा है उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। इस चैप्टर में वो कंसेप्ट पढ़ोगे जो आपकी आगे की केमिस्ट्री में काम आएंगे। देखो, जब बच्चा 10th से 11th में आता है और जब साइंस लेता है तो कई बार उसको ये नहीं पता होता वो 11th में साइंस लेने वाला है। 9th क्लास में कुछ टॉपिक को वो हल्के से लेके आता है, तो मैं उसी टॉपिक को शुरू करके मोमेंटम में आके 11वीं में एंटर कर दूंगा अगली क्लास में। तो आपको कुछ बेसिक्स बातें बता रहा हूँ, उसके बिना आप उम्मीद मत करना कि आप 11th की केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री कर सकते हो। देखिए, आपने 9th क्लास में एटम पढ़ा होगा, उस एटम का सिंबल भी पढ़ा होगा। अगर किसी भी एटम में एक ही लेटर का सिंबल है तो कैपिटल में आएगा। अगर उसमें 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल आएगा। अगर उसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा तीसरा भी स्मॉल आएगा। अब इसके दम पे एक छोटी सी बात का जवाब देना, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस फॉर्मूला? द आंसर इज 3. XA, this is one element. Capital Y, another element. Z along with small alphabet, another element. So it contains 3 atoms. अब आपको सर ये बात तो हमें पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 9th क्लास 10th क्लास से बच्चा आता है, क्लोरीन यू लिखता है। अब ये क्लोरीन का सिंबल हो ही नहीं सकता। क्लोरीन का सिंबल में C कैपिटल आएगा और L क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज़ है ना, पता होनी चाहिए 11th क्लास में बच्चे। और एक समझ में आ गया मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चे। क्लोरीन बच्चे ये भी लिख रहे होते हैं जिनको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थोड़े स्टाइल में बनाने की आदत होती है। ये भी क्लोरीन गलत है क्योंकि C हैज़ टू बी कैपिटल। और कई बच्चे HCl लिख रहे होते हैं। इट मीन्स देयर आर 3 एलिमेंट्स। H C कैपिटल L डिफरेंट एलिमेंट हो गया, तो L को क्या बनाएंगे? तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 2। तो सबसे पहले तो ये सीखो। फिर आपने सिंबल जब पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पे लिखते हैं चार्ज। एक रिप्रेजेंटेशन है एक एटम का। बच्चा कहता है सर समझा नहीं, बहुत भारी बात कर दी आपने। इफ आई राइट लाइक दिस, इट मीन्स सल्फर के 8 एटम्स की बात कर रहा हूं। इफ आई राइट लाइक दिस, इट मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ये एटॉमिक नंबर हो गया, लेफ्ट में आ गया। तो इफ आई राइट लाइक दिस, एटॉमिक मास 16 है। इफ आई राइट लाइक दिस, चार्ज -2 है। लॉजिक समझ में आ गया मेरे बच्चे? लॉजिक क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये सीखो।
And if I write like this, and this is atomic number, it means number of proton या number of electron, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काउंट इक्वल होगी. And if I write B, this B represent atomic mass. एटॉमिक मास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ क्या आ जाते हैं, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पढ़ा है 9th में. अब एक चीज़ और सुन लो, अधिकतर बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर है तो मास भी बराबर होता होगा. नहीं होता. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल नहीं होता मेरे बच्चे, मास इक्वल नहीं होता, चार्ज इक्वल होता है. इसका चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसका चार्ज +1.6 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज आर इक्वल. तभी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा वो. आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.11 10⁻31 kg. किसका मास दिखाइए? मास ऑफ प्रोटॉन जानते हैं तो बोलेगा 1.672 10⁻⁻27 kg. आप कहोगे सर ये बता क्यों रहे हो? आओ मैं आपको बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ. लुक एट दिस पावर एंड लुक एट दिस पावर. दिस इज 10⁻⁻31, दिस इज 10⁻⁻27. 3 जीरो का अंतर आ गया. मैं सिर्फ 10 की पावर में बता रहा हूँ, 3 जीरो का अंतर आ गया. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को देखूँ तो मैं इस वैल्यू से समझ पा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का मास कम है किसके मुकाबले? कम नहीं है, बहुत कम है भाई. और प्रोटॉन का मास प्रोटॉन का मास 1873 टाइम्स ग्रेटर देन किसके मुकाबले है? यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितना भारी है? लगभग 1873 टाइम्स. मैं बच्चों को 1873 नहीं कहता, मैं कहता हूँ याद कर लो 2000 लगभग. यानी कि लगभग प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स क्या हैवियर देन किसके मुकाबले? यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले ना के बराबर हो गया. यानी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया. बचा क्या? आप जानते हैं प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास में क्या अंतर होता है? अधिकतर बच्चे कहते हैं सर सेम होता है. नहीं, न्यूट्रॉन इज 1.674 10⁻⁻27 kg. ये 674 है, ये 67. यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मच हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पहले तो एक गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी इक्वल होता है. अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल होता तो ये नेचर ना बनती, सृष्टि ना बनती, यूनिवर्स ना बनता, आप, मैं और प्लांट्स, एनिमल कुछ ना होता अगर किसका मास सेम होता. हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता. नेचर में हर चीज़ की कैलकुलेशन है. आप बताओ, सन के अराउंड हमारी अर्थ घूम रही है, क्या अर्थ और सन का मास बराबर हो सकता था? अगर होता तो तबाही थी. तो कंट्रोल करने वाला अगर हैवियर नहीं होगा तो जिसको कंट्रोल करना है वो काबू नहीं आएगा. तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितने गुना ज़्यादा हैवियर है? 2000 टाइम्स. एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, रफली बोल रहा हूँ, रफली 2000 टाइम्स. तो सोचो 2 प्रोटॉन हो गए तो 4000 गुना मास हो जाएगा. 3 प्रोटॉन हो गए 6000 गुना मास हो जाएगा. 8 प्रोटॉन हो गए 8 प्रोटॉन हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन, कितने गुना ज़्यादा मास हो जाएगा. तो जब न्यूक्लियस तगड़ा होगा तभी किसको कंट्रोल करेगा? इलेक्ट्रॉन को. उसको इंस्ट्रक्शन देगा चल भी घूम मेरे आसपास. जब तक कंट्रोलिंग यूनिट ताकतवर नहीं होगी सामने वाले को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता. आपके स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक पीटीए रखा होगा जो डंडा लेके घूमता होगा. जब तक वो डंडे नहीं मारेगा तो क्लास, स्कूल में डिसिप्लिन हो जाएगा? नहीं होगा. क्लास में टीचर को ताकत नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्लास में डिसिप्लिन हो जाएगा? नहीं होगा. देश चलाने वाला स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो देश चल जाएगा? नहीं चलेगा. परिवार को चलाने वाला जो परिवार का मुखिया है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा.
तो यहाँ पे परिवार कौन है, यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन बैठे हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर तगड़े नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन को इंस्ट्रक्शन देके कह देंगे घूम हमारी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का हल्का होना मजबूरी है, सेम नहीं हो सकते। लॉजिक समझ में आ गया, सेम क्यों नहीं हो सकते। और प्रोटॉन को किसने कंट्रोल करना है, न्यूट्रॉन ने, तो न्यूट्रॉन को तगड़ा होना जरूरी है उससे थोड़ा सा। तो ये बात भी क्लियर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन भारी और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का भाई, कितना 1/8। ये वैल्यू याद मत करना, ये 2000 याद कर लो। तो अब एक बात बताओ, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो जो मास न्यूट्रॉन और जो मास प्रोटॉन का होगा तो वही एटम का मास हो जाएगा। तो आप ध्यान दो ना, ये बी क्या था, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास, एटम का मास, एटम के मास में क्या क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहे। लॉजिक क्लियर हो गया जी, ये बात क्लियर है। तो ये बात जब क्लियर है तो आपको अब हम 11th क्लास की एंट्री में किस चीज़ की उम्मीद करते हैं, 11th क्लास की एंट्री में हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि बच्चे को 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक मास याद हो। ये तो उम्मीद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। यानी कि हाइड्रोजन H नंबर 1, मास 1। अब तो समझ आ गया, इधर नंबर ऊपर क्या है, इधर क्या आता है चार्ज, इधर क्या आता है नंबर, H2 SA, O2 S8 P4, हीलियम 2, लिथियम 3, 7। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। मेरे बच्चे 1 से लेकर 20 तक ज़्यादातर जो ओड है, ओड, हाँ क्लास करी हुई तुम्हें शायद, ज़्यादातर जो ओड हैं उनके मास डबल से एक ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो इवन है उनके मास डबल है, ज़्यादातर, सारे नहीं। कुछ इवन ऐसे हैं जिनका मास डबल एग्जैक्ट नहीं है, जैसे आर्गन एग्जैक्ट डबल नहीं होता, एक बोरोन एग्जैक्ट डबल नहीं होता। आना जरा, ओड है ना, तो मास क्या हो गया, डबल से एक। बोरोन डबल है ना, सॉरी बेरिलियम डबल है ना, डबल नहीं है इसका, डबल से एक ज़्यादा। कुछ इवन में पंगा है, बाकी सारे इवन डबल है। आओ देखते हैं। बोरोन 5 ओड है ना, शाबाश, याद हो गया बच्चे को, ये याद कराने। कार्बन इवन है ना, नाइट्रोजन कुछ ओड एग्जैक्ट डबल है, उसमें से नाइट्रोजन एग्जैक्ट डबल है, 7 है। तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन इवन है ना, डबल। फ्लोरीन ओड है ना, मास बताओ क्या होगा फिर, 19, याद हो गया ना, हो गए। फ्लोरीन के बाद कौन आता है, नियन इवन है ना, सोडियम ओड है ना, एक ज़्यादा। मैग्नीशियम इवन है ना, एल्युमिनियम ओड है ना, एक ज़्यादा। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन इवन है ना, बहुत बढ़िया। फॉस्फोरस ओड है ना, 31। अब तो आई थिंक याद हो गए। सल्फर 16 है ना। क्लोरीन देखो इसके 2 मास होते हैं 35 और 37, वो मैं आपको एवरेज मास की क्लास लूँगा अभी। तो हम इसका मास 35.5 लेंगे, याद रखना। एवरेज मास होता बता दूंगा क्या मतलब है। क्लोरीन के बाद कौन आएगा, आर्गन। मैंने एक बात बताई थी अभी, मैंने कहा था 2 इवन वाले में पंगा है। एक तो इवन कौन सा है, वो इसमें पंगा है, एक इसमें भी पंगा है। ये डबल से 4 ज़्यादा है, डबल से 4 ज़्यादा है भाई, डबल से 4 ज़्यादा है। पोटाशियम 19 39, याद हो गया आपको। तो आर्गन सॉरी कैल्शियम 20 है। तो मेरे बच्चे ये तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके बगैर नहीं पढ़ा सकता मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं पता तो आप एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक नहीं कर सकते, आप मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ सकते, आप सोशियोमेट्री नहीं पढ़ सकते,
आप कंसंट्रेशन टर्म जो आज पढ़ा रहा था वो नहीं पढ़ सकते, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे कुछ नहीं कर सकते आप इसके बगैर। तो पहला तो ये स्टेप बच्चे ईमानदारी से याद होने चाहिए। और कहाँ तक? सिर्फ 20 तक याद कर लो। CBSE वाले आपको 20 के बाद एटॉमिक नंबर भी देंगे और एटॉमिक मास भी देंगे, ठीक है? 20 तक तो याद कर लोगे, तो कोई मुश्किल काम नहीं दे रहा। आओ, अगर एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है तो फिर उसको एटॉमिक मास नहीं कहते, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब 2 × 1 2 16, टोटल कितना आ गया? और मॉलिक्यूलर मास को 18 नहीं बोलना, 18 ग्राम नहीं बोलना, क्या बोलना है? 18 ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल का मास होता है। बच्चे का सवाल, सर मोल कंसेप्ट क्या होता है? बताऊंगा, वेट कर लो, मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाना है आपको, पर आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास किसका मास होता है? 1 मोल का। जैसे आप पेट्रोल लेके आते हो कि सर 95 रुपीज़ पर लीटर लाया, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 लीटर का कीमत 95 रुपीज़ है, ये मतलब होता नहीं होता? तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल का मास 18 ग्राम। वाटर को तो रट लो, वाटर 18 होता है, ये रट लो भैया, ज़िंदगी में सुखी रहोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, 16 टू द मिला के ग्राम पर। कभी भी मॉलिक्यूलर मास ऐसे मत बोलना 44 ग्राम, यानी कि उस बच्चे को पता ही नहीं ये मास किसका है। और जब भी बोलोगे 44 ग्राम पर मोल तो याद करेगा ये मास 1 मोल का है, 1 मोल का। कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी बच्चे। CO2 रट लो 44 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज 23। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 1-2 क्लास पहले बच्चे ने NaOH लिखा हुआ था, एक बच्चे ने यूं लिखा हुआ था, एक ने यूं लिखा हुआ था, दोनों ही गलत है। बताओ इसकी गलती क्या है? पहली बात तो O कैपिटल आएगा और ये O भी छोटा, यानी कि इसका मतलब पता क्या है? NaOH, ये एक ही एलिमेंट है। लॉजिक समझ में आ गया? तो देखो ना, N कैपिटल A स्मॉल, एक एटम हो गया, O कैपिटल H कैपिटल, 2 अलग अलग एटम हो गए, नहीं हो गए? 2 अलग अलग एटम है भाई, ठीक है जी। H छोटा करते ही वो एलिमेंट अलग हो जाएगा। 23, 16, 1, 40 ग्राम पर मोल। याद कर लो NaOH, बहुत काम आएगा अभी केमिस्ट्री में। मैं लिखी वही रहा हूँ जो आपको काम आने हैं, और आपको भी रटवा के भेजूंगा। NaOH 40 सर, अभी रटवा के भेजूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। कार्बन इज 12, 16, 16, 32 प्लस 1 मिला के 45, 45 × 2 90। अभी मैंने रटवाया, वाटर 18 होता है, 18 × 2 36, 36 प्लस 90। समझ आ गई बात जी? सभी को एक सलाह दे रहा हूँ, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट 126 होता है, रट लो। बच्चे का सवाल, क्यों रटूं सर? पूछे जरा, क्यों रटूं सर? क्यों रटूं सर? बच्चा आर्गुमेंट करता है, ये क्यों रटूं सर? क्योंकि 11वीं क्लास के प्रैक्टिकल में आएगा ये, 4 में से 2 प्रैक्टिकल है ऑक्सैलिक एसिड के, तो तब नहीं रटोगे, प्रैक्टिकल नहीं करने। प्रैक्टिकल में टीचर वाइवा नहीं पूछेगा ऑक्सैलिक एसिड का मास बताओ, नहीं पता सर, गेट आउट। फिर बच्चा आर्गुमेंट करता है। वीडियो पॉज करना बेटा, वीडियो पॉज करना। हाँ जी, तो ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 120। अब बच्चा कहता है कि सर मैं तो 11th ओपन से कर रहा हूँ, मैं क्यों याद करूँ? ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन 12th में भी है, तो 12th में भी याद करोगे, तो 11th 12th के प्रैक्टिकल में याद करना, इसको भी याद कर लो। और जिसे मॉलिक्यूलर मास हो ऑक्सैलिक एसिड, रट गया ना, बात खत्म होगी, खत्म होगी बात। अगर नहीं रटना कोई बात नहीं, फॉर्मूला दिया जाएगा, मास निकाल लेना, फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको घबराना मत, फॉर्मूला दिया जाता है। अच्छा इसको देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज 40, अभी लिखा है देखो, कहाँ है? कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12,
16 3 था, मिला के कितना आ गया? ये तो याद कर ही लो। 100 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी को याद होता है। किसी के घर का नंबर 100 हो तो उसको याद नहीं होता मेरे घर का नंबर कितना आसान है, और मेरे मोबाइल में 100 नंबर आता है, भाई कितना आसान है। पुलिस का नंबर भी 100 होता है क्योंकि डायल करना आसान होता है। तो 100 नंबर किसका है भाई हमारी केमिस्ट्री में? कैल्शियम कार्बोनेट। एक और का भी 100 होता है, बताऊँ? C7H16 हेप्टेन का, हेप्टेन भी 100 होता है। कैसे? 7 × 12 16 × 1 मिला के कितना आ गया? 100। तो 2 का 100 याद कर लिया। किस किस का 100 होता है भाई? हेप्टेन का और कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है। जिस दिन आ गया मैं 100 लिख के काम कर लूँगा, 100 नहीं भी लिखना, नहीं रटना, कोई बात नहीं। एटम का मास पुट करो, निकाल लो। आपको एक चीज़ और सिखाऊँ, मैं 12वीं क्लास के बच्चों को सिखाता हूँ। आज आप पहले दिन में आपको सिखा देता हूँ। 10th क्लास में आपने कार्बन कंपाउंड पढ़ा था, चेन पढ़ी थी, होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी। होमोलोगस सीरीज में CH2 का अंतर होता पड़ा था। CH2 का दिखाऊं कैसे? देखो, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या फालतू है? CH2। तो CH2 का मास बताओ कितना होगा? 12 + 2, यानी कि होमोलोगस सीरीज में 14 मास का अंतर होता है। तो जिसको हेप्टेन का मास रटा हुआ है उसको फिर ऑक्टेन का मास रटने की क्या जरूरत है? 100 में 14 ऐड कर दो, जरा जल्दी से बताना। फिर ऑक्टेन का 114 है, तो नोनेन का क्या होगा? 128। डेकेन का क्या होगा? 142। 14 का अंतर है भाई। आओ आपको बताते हैं दोबारा से। हेप्टेन और ऑक्टेन में कितने का अंतर होगा? 14 का। CH2 का अंतर होगा। हेप्टेन का स्ट्रक्चर बना, ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बना, एक CH2 फालतू होगा। CH2 का मास कितना होता है? 14। तो हेप्टेन और ऑक्टेन में 14 का अंतर होगा। तो हेप्टेन अगर 100 है तो ऑक्टेन में 14 ऐड कर दे। ऑक्टेन अगर 114 है तो नोनेन में 14 और ऐड कर दे, 128। नोनेन 128 है तो 128 में 14 और ऐड कर दे। किसका आ गया? डेकेन का। कितना होता है डेकेन का? फिर 142। जरा थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताना, अगर हेक्सेन होता तो फिर क्या होता? -14। बहुत बढ़िया, -14। 14 माइनस करो, कितना हो गया? ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बच्चे, आपका समय बचाएंगे। जैसे कोई बच्चा कहता है मैंने जेई करना है। अब जेई वाला बच्चा एटॉमिक मास में टाइम लगाएगा तो इतनी देर में तो 2 क्वेश्चन कर देगा वो। हेप्टेन का क्वेश्चन आ गया तो 100, हेक्सेन का क्वेश्चन आ गया तो 100 में से 14 माइनस कर दो, कितना? 80। ऑक्टेन का क्वेश्चन आ गया तो 14 ऐड कर दो। ठीक है ना बच्चे? तो आपको छोटी छोटी। अच्छा 10th में पढ़ा था ये? 10th में पढ़ा था, बताना क्या था ये 10th में? जिप्सम था ये, जिप्सम। तो कैल्शियम 40, सल्फर 32, 64, 16 × 4 64, वाटर इज 18, 18 × 2 36, ऐड करके जिप्सम का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। अब मेरी बात आपको समझ में आएगी कि सर अब बात क्लियर हुई, ये आधा मॉलिक्यूल नहीं है, ये आधा मोल है। ये मोल होता है, मोल मॉलिक्यूल नहीं होता भाई। अब कैल्शियम सल्फेट का मास क्या होगा? कैल्शियम इज 40, सल्फर इज, ऑक्सीजन 16 × 4, मिला के कितना आ गया? 6, 130। अब हाफ वाटर, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18। तो आधे मोल का कितना होगा? 9। समझ आ गया जी? तो आंसर आ गया 145 ग्राम पर मोल। तो अब आपको समझ में आया, ये आधा मॉलिक्यूल नहीं होता, ये आधा मोल होता है। आधा मोल होता है बच्चे। बहुत ही समझ में आ गया? मैं क्या कर सकता हूँ? मोल होता है ये, मॉलिक्यूल नहीं होता। क्योंकि मैं जब 10th के बच्चों को पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछा था सर मॉलिक्यूल आधा कैसे हो सकता है? ये कोई केक है क्या आधा हो जाएगा? मॉलिक्यूल आधा नहीं हो सकता कभी भी। तो मैंने उसको 10th में जवाब दे दिया था कि मॉलिक्यूल आधा नहीं है, ये मोल आधा है, ये मोल आधा है। ठीक है बच्चों? और इसको यूँ भी कर सकते हो कि हाँ, ऐसे वही बता रहा हूँ मैं। 10th के बच्चों को ऐसे ही सिखाया था फिर कि इसको 2 कर दो, 2 कैल्शियम सल्फेट 1 वाटर, यानी कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल होंगे तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल होगा। फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे 10th के बच्चों को ऐसे सिखा देते हैं। अच्छा अब ये बताओ Na2
CO3 10th में पढ़ा था। वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या था ये? इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पड़ी थी, कितनी थी? 10 थी। ये अभी हाल ही में NDA का पेपर हुआ है, उसमें आया क्वेश्चन कि वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी होती है? आंसर 10 होती है। 2 × 23 कार्बन 16 था, आ गया 106। अब वाटर होता है 18 × 10, तो आंसर आ गया 286 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे आज के बाद दिए जाएंगे तो। मॉलिक्यूलर मास के बिना मैं नहीं पढ़ा सकता आपको केमिस्ट्री। एटॉमिक मास पता होगा तभी मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास होगा तभी आपके मोल कंसेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स चलेंगी। अच्छा देखना जरा, ये क्या है? NH2CO NH2, इसको यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरिया। क्या यूरिया हमारी बॉडी में बनता है? बनता है। आप जितने भी प्रोटीन खाते हो उन प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट यूरिया ही तो होता है। अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बन जाता है, ये यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसका मास क्या होगा? 14, 2 × 1 2, 12, 16, 14, 2 × 1, तो मिला के कितना आ गया? 60 ग्राम पर। यूरिया भी रट लो, यूरिया भी बहुत काम आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में यूरिया बहुत काम आता है बच्चे। आप बताओ ये क्या लिख रहा हूँ? C6H12O6 ग्लूकोज, 10th में पढ़ा था। 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16, टोटल कितना आ गया? रट लो, ग्लूकोज 180 सर। ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं 6 × this, 12 × this, 6 ग्लूकोज इतना यूज़ होगा केमिस्ट्री में, आप खुद परेशान हो जाओगे। तो ये तो 10th की बच्ची बैठी मुझसे पढ़ी हुई है, 10th में रटवा दिया था, नहीं रटवाया था? ग्लूकोज कितना होता है? 180, 10th में रटवा दिए थे मोलिकुलर मास आप लोगों को। अब ये C12H22O11 ये केन शुगर है। केन शुगर मतलब जो आप घर में चीनी खाते हो, इसका क्या होगा? 12 × 12, 22 × 1, 11 × 16, मिला के कितना गया? 3 4। रट लोगे ये भी? कौन सी शुगर? हाँ जी, शुगर कई तरीके की होती है, उनमें से एक केन शुगर होती है। वो केन शुगर आप घर में खाते हो। एक होती है माल्टोस शुगर जो स्प्राउटेड बार्ले में होती है। एक होती है लैक्टोस शुगर, वो दूध में होती है। लैक्टोस शुगर का भी फॉर्मूला ये है मेरे बच्चे, माल्टोस शुगर का फॉर्मूला भी यही है, केन शुगर का भी यही है, C12H22O11। और मॉलिक्यूलर मास सबका क्या होता है? सेम, 3 4 2। आपको एक लॉजिक बताऊं, शुगर के बनने का एक लॉजिक बताऊं मेरे बच्चे, तो कुछ जल्दी समझ में आएगी। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज भी 180 होता है, फ्रक्टोज भी 180 होता है। दोनों का मास क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज होता है C6H12O6। तो दोनों का मास क्या हो गया? 180 प्लस फ्रक्टोज। ज़्यादातर जो फल खाते हो ना, फ्रूट का जो रस, जो जिनमें रस बहुत होता है वो फ्रक्टोज ही होता है। शहद भी मीठा होता है, फ्रक्टोज की मिठास होती है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, मास भी क्या है? जब ये जुड़ते हैं ना, जब ये जुड़ते हैं तो केन शुगर बनती है, पर जब ये जुड़ते हैं तो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है। अब बताओ 180 प्लस 180 होना कितना चाहिए था? 360। 360 में से क्या माइनस कर दो? 18। तो शुगर का मास क्या बन जाएगा? 342 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आया? 360 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दो तो जुड़े हैं, 180 जुड़े हैं, पर जुड़ते वक्त क्या उन्होंने बाहर निकाल दिया है? 18 बाहर निकाल दिया भैया। तो 180 प्लस 180 360, 360 माइनस 18 342। मैं तो ये कहूँगा आप इसको रट लो, शुगर 342। आज के बाद चीनी बोलनी नहीं है घर में, कहना है 342 ले आओ। ये कहना है कि दूध में 342 कम डालनी है, दूध में 342 बहुत ज़्यादा डालनी है। मैं 342 कम खाता हूँ, मैं 342 का शौकीन हूँ। 342 मतलब शुगर। हाँ, आरुष कौन है? आपके पेरेंट्स बुला रहे। 342 समझ में आ गई बात जी? वीडियो पोस्ट करो। हाँ बच्चे, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्लियर है? ये आपको याद हो जाएंगे? अच्छे से याद कर दोगे?
कुछ मॉलिक्यूल दूं, उनके मॉलिक्यूल मास अभी निकाल के बताओगे? आओ वीडियो पॉज करो, मैं मॉलिक्यूल लिखता हूँ कुछ। आप इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। C6H6, C2H5OH इथेनॉल, C6H5COOH बेंजोइक एसिड। नाम मत याद करना, नाम मैं याद करा दूंगा आगे चल के, घबरा मत जाना। कहीं आपको सर इतने सारे नाम हमें तो पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे टाइम लगेगा, सीख जाओगे। K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से करना है इसको, यानी कि इनका मास सारा निकाल के 18 × 24 करके ऐड कर देना, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे मैं नाम याद करा दूंगा, अभी घबराना मत। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO7। आप इनके एटॉमिक मास पुट करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। और जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहा है, इसको होमवर्क करके, वो नंबर मेरा लिखा है 9811232145, इस पे मुझे व्हाट्सअप करेगा, जो भी बच्चा ये वीडियो लेक्चर देख रहा है, ठीक है बेटा। पीछे पॉज करो इसको। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा है उसने भी इनके एटॉमिक मास निकाल लिए होंगे, मैच कर लेंगे, टैली कर लेंगे कि सही निकालें गलत निकालें। और ये काम देने का एक ही पर्पस था कि जब आप ये करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। कैसा सल्फ़र 32 था, क्योंकि शुरू में तो बच्चा एटॉमिक नंबर ले लेता है, सल्फ़र है तो 16 ले लेता है, 32 लेना है। बताइए बेंजीन का क्या आया? 70 ग्राम पर मोल, 46 ग्राम पर मोल, 122 ग्राम पर मोल। चेक कर लो, नहीं है तो ठीक करो। ये क्या किया है? देखो 2 × 39, ठीक है जी। सल्फर 32, 16 × 4 64, 2 × 27। अब इसमें पता क्या करना है? इसको मास को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके मास को 3 से। सल्फर क्या होता है? 32, 64 × 3, 294। तो 294 इसमें ऐड होगा, समझ आ गया? प्लस 24 × 18 कितना आया बताओ? 4 नहीं आएगा, 4 × 30 नहीं आएगा। टोटल कितना आ रहा है? 840, लगभग ठीक आया। आगे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है इसका? 84 ग्राम पर मोल। फॉस्फोरिक एसिड कितना है इसका? 98 ग्राम पर मोल। फॉस्फोरस को 31 लेना, 30 मत लेना। सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम पर मोल। ओलियम 1 ग्राम पर मोल। देखो आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए। एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास याद करने का तरीका बताया कि ओड वालों का मास डबल से एक ज़्यादा है, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ के। इवन वालों का मास एग्जैक्ट डबल है, 2 को छोड़ के। एक बेरिलियम 4 की बजाय 8 नहीं है, 9 है। और आर्गन 18 का डबल 36 नहीं है, डबल से 4 ज़्यादा 40 है। ये याद रखना है आपने आर्गन को। और एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास सीखे। पर एक चीज़ और सिखाता हूँ, परसेंटेज ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम की क्या परसेंटेज होती है? जैसे वाटर है, अगर मैं कहूँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी अपॉन टोटल में कितनी इंटू 100। जैसे आपके 30 मार्क्स आए 40 में से, तो इंटू 100 कितने आए टोटल में इंटू 100, ऐसी परसेंटेज निकालते हो। अब H की परसेंटेज क्या होगी? मास ऑफ H अपॉन टोटल मास। किसका टोटल मास? मल्टीप्लाइड बाय H का मास। 2 × 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय, निकाल लो H की परसेंटेज कितनी आ जाएगी। समझ में आ गया?
और परसेंटेज ऑफ ओ निकालने की जरूरत ही नहीं है, दो ही तो एटम है। जितनी एच की परसेंटेज आएगी 100 में से माइनस कर दो, ये आंसर ओ की परसेंटेज आ जाएगी। चलो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं इन CO2। कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12। टोटल मास मैंने अभी आपको रटवाया 44 इनटू में 100। निकाल लो कार्बन की परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, माइनस कर दो 100 में से। पर अगर मान लो आपको मीथेनॉल आया, अब इसमें 3 एटम हैं, 2 की निकाल के 100 में से ऐड करके दोनों को माइनस कर देना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा बताना जरा। मास ऑफ, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, C2H6OH कर देते हैं, C2H5OH कर देते हैं। तो मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल इनटू में व्हाट इज मास ऑफ कार्बन, 2 × 12, 2 × 12 20 डिवाइडेड बाय, अभी इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था आपने, कितना था इसका मॉलिक्यूलर मास 46। सुन लो कैसे, 2 × 12, 5 × 1, O का 16 और H का 1 मिला के 46 आ गया, होल मल्टीप्लाइड बाय, समझ में आ गई बात जी। तो यहाँ से किसकी परसेंटेज आ गई। अब मान लो परसेंटेज ऑफ H निकालनी है, परसेंटेज ऑफ H कैसे निकालेंगे। H का मास, हाँ शाबाश, 5 और 1, H6 हैं, H6 हैं, 6 अपॉन, अब इसको और इसको ऐड कर देना, तो फिर माइनस कर देना 100 में से, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। बताओ परसेंटेज निकालना आसान है मुश्किल है। क्वेश्चन करके दिखाओगे, दूँ नोट्स निकालो, नोट्स निकालिए, सबसे लास्ट पेज में आ जाओ, सबसे लास्ट पेज में। जिसके पास नोट्स नहीं है 9811232145 पे व्हाट्सएप करना, नोट्स PDF भेज दूंगा मैं आपको। लास्ट पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करके दिखा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाओ, और जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उसके ABC पार्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने नोट्स में से करा दिया है। क्वेश्चन 3 अभी शुरू हो जाओ। एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है सबसे नीचे, उसका पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, और जिसके पास मेरी नोट्स की PDF है वो इसको वीडियो को पॉज करे, ये क्वेश्चन करे और मुझको भी व्हाट्सएप करे। तब तक वीडियो पॉज कर दो। लास्ट पेज है, लास्ट पेज नोट्स का, लास्ट पेज।